हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। और आज पीजीटी ज्योग्राफी से संबंधित जो टॉपिक है भू आकृति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर ऑरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी का उद्भव या धरातल का उद्भव सिलेबस में दिया हुआ है। तो उसी टॉपिक से संबंधित आज जो मेन फैक्ट्स हैं उनको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान यहाँ ये रखिएगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, कि मैं सिर्फ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। इसमें से मे भी हो सकता है कि आपसे कुछ डीप जा कर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको हिंट करूँगा और आप कोशिश ये करेंगे कि हर एक जो टॉपिक है उसको यदि आपको बुक में मिल जाता है तो उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को जरूर पढ़ेंगे हैं। ठीक है, हो सकता है बीच में आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आते हैं सबसे पहले इसमें द थ्योरी ऑफ द अर्थ ऑरिजिन। ध्यान रखिएगा कि थ्योरी इसको नहीं कहा जाता। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी जितने भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, निश्चित तौर पर ज्योग्राफी के अच्छे जानकार होंगे और आप लोग इसको जब पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर पढ़े होंगे कि ये थ्योरी नहीं होता है बल्कि ये एक परिकल्पना होती है, जिसको कि अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि एक बेस मान लिया जाता है कल्पना, इमेजिनेशन के द्वारा, और उसी के बेस पर पूरा का पूरा थ्योरी लिखा जाता है, थ्योरी बनाया जाता है। बाद में उस थ्योरी को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तर्क से उसको काटा जाता है या उसके देखा जाता है कि वो कितना सही मायने में आता है या सही कितना सिद्ध होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी सिद्धांत थे या हाइपोथेसिस थे, परिकल्पनाएं जो थी, उनको कितने भागों में रखा गया। तो जो विद्वान जिन्होंने दिया, उन सारे विद्वानों के द्वारा जो भी थीसिस दिया गया, जो भी हाइपोथेसिस दिया गया, जो भी परिकल्पना दिया गया, उसमें उन्होंने किस चीज को बेस माना, उसके आधार पर इसको मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है। तीसरा भाग आप आधुनिक सिद्धांत को रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर आपको तीनों सिद्धांत के बारे में बताया है। फर्स्ट है अद्वैतवादी सिद्धांत, ठीक है, दूसरा द्वैतवादी सिद्धांत और तीसरा आधुनिक सिद्धांत। तो यहाँ कहने का मतलब है अद्वैत और द्वैत। अद्वैतवादी और द्वैतवादी में क्या है अंतर? तो जिस विद्वान ने ग्रह का या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी कहने का मतलब ग्रह और अन्य 8 ग्रह थे जिसको के घटा करके एक ग्रह को कम करके 8 अभी वर्तमान में घोषित किया गया, आप सभी को जानकारी भी होगी। तो उसमें से अन्य जो ग्रह उपग्रह हैं, उन ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति के बारे में भी सभी थ्योरी दी जा रही थी। तो उसमें सभी ग्रहों के बारे में बात किया जा रहा था। ठीक है, तो पृथ्वी भी उसमें एक है। तो जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो पृथ्वी उसमें, अन्य ग्रह भी उसमें साथ में शामिल हो जाते हैं जब पृथ्वी के ऑरिजिन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब द्वैत और अद्वैत की बात कर रहे हैं तो अद्वैत मतलब होता है कि जिसको बेस बनाया गया, चाहे वो नेबुला था या वायु का पिंड था, कोई भी था, या एक तारा था या सूर्य, तो उसमें से एक पिंड को माना गया, एक पिंड को जनक माना गया। उसी से सारा प्लैनेट का या सारे सैटेलाइट का, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो सारे का ऑरिजिन हुआ, सारे का उद्भव हुआ। तो जो बेस माना गया एक तारा या एक किसी पिंड को, तो उसको अद्वैतवादी कहा जाता है। और जिसने 2 तारे को माना उसको द्वैतवादी। ठीक है, समझ में आई बात कि द्वैतवादी किसको कहा जाता है? अद्वैतवादी वह सिद्धांत जिसमें बेस, जिसका आधार एक पिंड था, उसको अद्वैतवादी, और जिसमें एक से अधिक पिंड थे उसको द्वैतवादी। द्वैत यानी कि 2, अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, एक। तो यहाँ अद्वैतवादी में जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है पुच्छल तारा परिकल्पना, जिसको कि कास्ते द बफन ने 1749 में अर्थात 1749 ईस्वी में दिया था। कास्ते द बफन, सिर्फ फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं। कास्ते द बफन ने ये पहला ऐसा हाइपोथेसिस थी, पहली ऐसी परिकल्पना थी जिसको
प्लैनेट्स के ऑरिजिन से संबंधित माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के या ग्रहों के उत्पत्ति से संबंधित प्रथम जो सिद्धांत कौन सी थी या प्रथम परिकल्पना कौन सी थी। तो प्रथम परिकल्पना कौन सी थी, तो कास्ते द बफन की पुच्छल तारा परिकल्पना। इसमें इन्होंने ये कहा था कि तारा एक है, विशालकाय तारा था, उसमें एक पुच्छल तारा कहीं से आया और वो जब आया तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से उसमें हलचल पैदा हुआ और उससे एक बना। ठीक है, ये पुच्छल तारा परिकल्पना है। आते हैं दूसरा, वायव्य राशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट। सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई इसमें अद्वैतवादी में है तो है इमैनुअल कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, जिसको कि इन्होंने दिया था 1755 में। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जरूर कहीं सर्च करके कुछ और फैक्ट्स को याद रखिएगा। और इमैनुअल कांट के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इमैनुअल कांट का एक कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने दिया था, बहुत चर्चित स्टेटमेंट था, जिसको कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। अर्थात इन्होंने पदार्थ को जनक माना था कि यदि पदार्थ से ही पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। और इसके साथ में एक और फैक्ट है जो कि आया हुआ है, जो भी मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए, चाहे वो यूपी पीजीटी या टीजीटी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे और किसी स्टेट का, कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है। उसी को बेस बनाकर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इमैनुअल कांट का 1755 में अर्थात 1755 ईस्वी में इन्होंने ये दिया था, अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इनका एक स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे पदार्थ दिया जाए तो मैं पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस इनके सिद्धांत में आप पढ़ेंगे यदि इनके सिद्धांत को, तो इनका जो सिद्धांत था वह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से प्रेरित था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से प्रेरित था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से प्रेरित था। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत, तो वायव्य राशि परिकल्पना, जिसको दिया था कौन, इमैनुअल कांट ने। आगे आते हैं तीसरा, निहारका परिकल्पना। निहारका परिकल्पना को दिया था लाप्लास नामक विद्वान ने। कब, 1796 में अर्थात 1796 में। इसको पुनः रॉस ने इसको संशोधित किया था। इसका मतलब इसमें जो कुछ खामियां थी उसको उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया था, यानी कि कुछ अपने विचार इसमें ऐड किए थे। चौथा जो है वह है उल्का पिंड परिकल्पना। उल्का पिंड परिकल्पना जो है वो लॉकियर के द्वारा 1919 में दिया गया था। ये अद्वैतवादी है, और भी दिए गए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है या पूछे जा सकते हैं वो यही है। ठीक है, शायद एक आध मिल जाए तो अलग बात है। दूसरा आते हैं द्वैतवादी में। द्वैतवादी में पहला जो है वह है ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, अब जहां आपको हिंट करेंगे उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ग्रहाणु परिकल्पना को टीसी चैम्बरलिन ने 1905 में 1905 ईस्वी में ये परिकल्पना प्रस्तुत किया था। दूसरा है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना को आप ध्यान से कहीं पढ़ लीजिएगा कि क्या है, क्योंकि इसको बेस माना जाता है। इस पर द्वैतवादी परिकल्पना का बेस इसलिए माना जाता है कि बहुत सारे खामियों को इन्होंने लगभग दूर कर दिया था। ठीक है, और बहुत समय तक इस परिकल्पना के द्वारा जो सिद्धांत, जो नियम बताए गए थे, वह नियम बहुत हद तक फिट बैठता है। जो अभी ग्रहों की जो स्थिति है वो फिट बैठता है। ठीक है, इसलिए ये सिद्धांत को बहुत समय तक इसको एक तरह से मान्यता मिली थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसी में ध्यान रखेंगे कि इस सिद्धांत में फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं कि ज्वारीय परिकल्पना में ही फिलामेंट शब्द का यूज किया गया था। पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा। यदि आप कहेंगे तो मैं एक एक करके डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी सबको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था, तो ऑप्शन आपको यदि रहेगा तो जेम्स जीन्स और जेफरीज ने दिया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसमें जेम्स जीन्स
और जेफरीज में, दोनों में से सबसे पहले जेम्स जीन्स ने दिया था और जेफरीज ने उसमें फिर से संशोधित किया और उसको बाद में प्रस्तुत किया। जेम्स जीन्स 1919 में दिया था, जबकि जेफरीज ने उसको संशोधित करके 1929 में लगाया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं द्वैतारक परिकल्पना। दो तारों का परिकल्पना, नाम से ही स्पष्ट है, द्वैतारक परिकल्पना जिसको कि एच.एन. रसेल ने दिया था। उसके बाद है विखंडन सिद्धांत, जिसको कि रासजन ने दिया था। उसके बाद लास्ट इसमें एक और है नव तारा परिकल्पना। ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी तक यहाँ द्वैतवादी में दो तारों का बेस माना गया था, लेकिन एकमात्र यही थ्योरी है नव तारा परिकल्पना जिसमें कि तीन तारों को बेस माना गया था। ठीक है, इसीलिए इससे ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नव तारा परिकल्पना जिसमें कि तीन तारों का बताया गया था कि तीन तारा से बना है, और इसको कौन इस परिकल्पना को दिए थे, तो प्रोफेसर फ्रेड होयल एवं लिटिलटन ने। कब? 1939 में, यानी 1939 ईस्वी में। यह जो सिद्धांत था वह एक पुस्तक इनकी थी, प्रोफेसर फ्रेड होयल एवं लिटिलटन का। किताब का नाम था नेचर ऑफ यूनिवर्स। ध्यान रखिएगा, किताब का नाम याद रखिएगा, नेचर ऑफ यूनिवर्स। इसी किताब में यह सिद्धांत पहली बार आया था। नेक्स्ट उसके बाद यही द्वैतारक में ही है सी-फिट साध्य परिकल्पना। ठीक है, सी-फिट साध्य परिकल्पना जिसको कि दिया था ए.सी. बनर्जे ने 1942 ईस्वी में। उसके बाद है अंतर तारक धूल परिकल्पना। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि किताब में मिल जाता है, क्योंकि आप खुद पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एमए आप जरूर किए होंगे। एमए के जो बुक हैं सब अलग अलग है। भू आकृति विज्ञान अलग है, आपका जलवायु विज्ञान अलग है, आदिवासी भूगोल अलग है। सबका जो यदि बुक आपके पास अवेलेबल होगा, नहीं अवेलेबल होगा कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। और बहुत सारा यदि आप अंतर तारक धूल परिकल्पना लिख करके यदि आप गूगल कीजिएगा तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। तो डिटेल लेना को बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। जहां मैं आपको कह रहा हूं उसको डिटेल आप निकाल करके जरा उस पर फोकस कर लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको कहीं लिख लें। ठीक है, तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। अंतर तारक धूल परिकल्पना को कौन दिया था? ऑटो स्पीड ने 1943 ईस्वी में। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये सारे थे अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अब आते हैं जब द्वैतवादी और अद्वैतवादी में लगभग सबको खंडित कर दिया गया था, जितने भी सिद्धांत थे उनको खंडित कर दिया गया। लेकिन अब एक नया थ्योरी आया जिसको कि महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को कौन लाया था? तो एक चर्च पादरी थे, नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर। 1927 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत को आज भी मान्यता मिली हुई है। आज भी इसी सिद्धांत के आधार पर हम जो वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेता जो हैं, वो आज भी इसी को बेस मान करके जितने भी रिसर्च कर रहे हैं इसी को बेस माना गया। ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी को, बिग बैंग थ्योरी को 1967 ईस्वी में रॉबर्ट बोगोनर ने संशोधित किया है। ठीक है, ये हर किताब में मिल जाएगा। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया। पादरी थे ये और वैज्ञानिक भी थे, तो इन्होंने जो दिया ये हर किताब में लिखता है, लेकिन इनके सिद्धांत को किसने संशोधित किया था ये जल्दी किताब में नहीं मिलता। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट बोगोनर ने 1967 ईस्वी में दिया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्फीति सिद्धांत, जिसको कि एलेन गुथ ने दिया था। किसने दिया था? एलेन गुथ ने। ठीक है, ये सारे सिद्धांत हैं जिसको कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, चूंकि किताब में जो आपका सिलेबस दिया गया उसमें लिखता है और धरातल के उद्भव। ठीक है, तो धरातल का उद्भव हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति से ना, तो इसीलिए पृथ्वी की उत्पत्ति यदि पढ़ते हैं तभी ये सिद्धांत आपको, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते तो ये सिद्धांत आपको पढ़ना होगा। और ये सिद्धांत, ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आया। ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन जो आया है इसमें 90% चांसेस है कि जितना आज मैंने आपको बताया है उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत और बताते हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस विद्वान ने
चतुष्फलकीय परिकल्पना है ये। और इस विद्वान ने महाद्वीपों और महासागर के उत्पत्ति से संबंधित ज्यामिति को आधार माना था, और ज्यामितीय आधार से इन्होंने महाद्वीपों और महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत था? चतुष्फलकीय सिद्धांत। नाम था इनका लोथियन ग्रीन। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी आपको बताए हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप इन सारे जो भी हाइपोथेसिस हैं या फिर सिद्धांत हैं, इन सारे हाइपोथेसिस या सिद्धांत को आप नोट कर लेंगे और इससे संबंधित जहां हम टिक किए हैं, जैसे आप वायव्य राशिक परिकल्पना को ध्यान रखिए, निहारिका परिकल्पना को ध्यान रखिए, उसके बाद इधर से ज्वारीय परिकल्पना को ध्यान रखिए, ठीक है, उसके बाद नवतारा परिकल्पना को ध्यान रखिएगा, अंतर तारक यहां हम कर दिए, बिग बैंग थ्योरी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे को कम से कम गूगल करके इनका डिटेल आप जरूर निकाल लें और उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको आप नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी किसी भी एग्जाम में इसको इग्नोर नहीं किया गया, इसलिए इसको जरूर आप याद कर लेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद आपको अगला वीडियो जो होगा उसमें आपको बताएंगे इसके आगे का पार्ट, यानी कि पृथ्वी का उद्भव आप पढ़ लेते हैं तो आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको आगे की चीजों को समझ में आए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे पर्वत पठार पढ़ेंगे तो जब तक भूगर्भिक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, पर्वत पठार कब, कौन पर्वत कब आया था और कब उसकी उत्पत्ति हुई, ये नहीं समझ में आता। जैसे आपको एरा आप बताएंगे, सिल्यूरियन एरा बताएंगे, ऑर्डोविशियन एरा बताएंगे, ये सारे एरा आपको याद नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये कब हुआ था। तो भूगर्भिक इतिहास आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आप इसको पसंद करते हैं तो एक बार लाइक अवश्य कर दें, ताकि होता क्या है कि लाइक यदि आप करते हैं तो ये वीडियो कुछ और लोगों के तक जाता है। तो मेरा मकसद यही है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। एक यहाँ आप लोगों के लिए सूचना है, यदि कोई आप में से कोई पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप में से कोई क्लास लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफी का ही, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आप ज्ञान रखते हैं, आपकी इच्छा भी है पढ़ाने की, तो आप जरूर कमेंट करें। नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिटेल मैं आप लोगों को कॉल पर बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।